Hello friends, again welcome back to Chanakya Group of Economics. So friend again 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस के। और आज है क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 5। तो अपनी रिवीजन कैसी चल रही है एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कितना प्रिपेयर्ड हैं यूजीसी नेट के लिए। तो स्पेशल हम लोग यहाँ टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट, वो भी जुलाई 2022, खैर जो नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त में होगा। तो पब्लिक फाइनेंस का अगर हम लोग एरिया की बात करें, पब्लिक फाइनेंस ऐसा एरिया है या फिर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं गिने चुने, बार बार वही टॉपिक्स रिपीटेड आते हैं। तो यहाँ भी आप लोग देखिएगा 25 में से ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने पब्लिक फाइनेंस टोटल कवर कर लिया है तो 25 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपके बिल्कुल टच में होंगे। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं, और जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सब आपके रेंज में होंगे अगर आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, तो पीजीटी की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगे। और जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए तो अगेन शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ हम लोग करेंगे लिस्ट 1 लिस्ट 2 जो हर बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, canons of taxation, canons of public expenditure, effective incidence of tax, benefit receive approach ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। 2014 से लेके 2021 तक के पेपर उठा लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल दिए हुए हैं। ठीक है, कैनन ऑफ टैक्सेशन किसका कॉन्सेप्ट है, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर किसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या है एक बार फटाफट कमेंट कर देंगे हम लोग, फिर आगे आगे चलते हैं। चलिए तो मैच करते हैं। कैनन ऑफ टैक्सेशन जो कॉन्सेप्ट है सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, दैट इज एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फिनले सिरास का कॉन्सेप्ट है, और ये भी इंडिविजुअल पूछ चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूके हिक्स, और उसके बाद हालांकि जो उर्जुला के हिक्स है ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है इस थ्योरी से। उसके बाद बेनिफिट रिसीव्ड अप्रोच ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, बेनिफिट रिसीव अप्रोच आपने की होगी एरिक लिंडाल की, बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। ठीक, चलिए सो मैच करते हैं। फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, एंड देन फर्स्ट एंड देन फोर्थ। तो ए ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट है। ठीक, सो आंसर 1 जो है करेक्ट है। चलिए तो थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, एक ही साथ आपको मिल जाएंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कैनन ऑफ टैक्सेशन में 4 कैनन्स हैं और इनका सीक्वेंस भी देख लीजिएगा, कैनन्स ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी, कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, तो टैक्स ऐसा हो जो इक्विटेबल हो, या फिर इक्वालिटी हो जिसमें सर्टेनिटी हो, इकोनॉमी हो सबके लिए, और रिचर के लिए भी और पुअर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, कन्वीनियंस हो, सुविधाजनक हो। और उसके कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर किसने दिया, फिनले सिरास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी 4 कैनन्स है और सीक्वेंस है, कैनन ऑफ बेनिफिट, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सेक्शन, कैनन ऑफ सरप्लस। ठीक है, 4 कैनन्स यहाँ भी है। चलिए कैनन्स क्या होते हैं, मतलब बेसिकली प्रिंसिपल। चलिए इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है ना, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है डेल्टन से। ठीक है, लेकिन यूके हिक्स यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे नाम जुड़ा हुआ है। चलिए बेनिफिट प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट विक्सेल एंड रिक लिंडाल ने ज्वाइंटली डेवलप किया है इस थ्योरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगेन मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ऑफर कर्व, लेफर कर्व, लॉरेंज कर्व एंड किंग डिमांड कर्व। ठीक है, किंग डिमांड कर्व खैर पब्लिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक, सो जितने भी आंसर है चारों के चारों आंसर्स आपको आते होंगे, आई दैट इज आई नो दैट, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑफर कर्व्स इनिशियली तो मार्शल ने दिए थे, लेकिन मिल ने उसको यूज किया अपनी थ्योरी में, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद लेफर कर्व, पब्लिक रिवेन्यू एंड पब्लिक टैक्स, जो पब्लिक रिवेन्यू और टैक्स रेट है उसके बीच का रिलेशन बताता है, टैक्स रेट एंड टैक्स रिवेन्यू। उसके बाद लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व शो करता है इनइक्वालिटी को, और किंग डिमांड कर्व स्टिकी प्राइस बताता है। ठीक है, सो फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, देन फोर्थ एंड देन सेकंड। तो ए यहाँ पे जिसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नॉट प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर फिंडले सिरास। अब इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है कि प्रोफेसर फिंडले सिरास का कॉन्सेप्ट, कैनन ऑफ, जो आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, कैनन्स ऑफ इकोनॉमी, कैनन्स ऑफ सेक्शन, कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ सोशल बेनिफिट, इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो प्रिंसिपल या फिर कैनन्स नहीं है। ठीक, चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी डिस्कस करते हैं, कैनन ऑफ सेक्शन ये भी डिस्कस करते हैं, कैनन ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट मतलब कैनन्स ऑफ बेनिफिट ये भी डिस्कस करते हैं। कैनन ऑफ सर्टेनिटी ये नहीं है, जो ये कैनन ऑफ सर्टेनिटी कहाँ पे है, जहां पे आपका जो कैनन ऑफ टैक्सेशन जो आपने किया था ना लास्ट, जो स्मिथ का कॉन्सेप्ट उसमें यूज है ये। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट तीन तो रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ये रिलेटेड नहीं है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी नॉट propounded बाय प्रोफेसर फिंडले सिरास। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, तो ये चार कैनन्स हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस भी किए थे, कैनन्स ऑफ बेनिफिट, इकोनॉमी, सेक्शन, सरप्लस। ठीक है, सर्टेनिटी इसमें नहीं यूज हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब जो मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉजेज कर लेना अच्छे से कि कॉजेज क्या है। एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हैजार्ड और अपने एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मार्केट फेलियर के मेन कॉज है और वही पूछ लेता है। ठीक है, चलिए इसमें से देखते हैं कि कौन से कॉजेज हैं मार्केट फेलियर के। परफेक्ट कंपटीशन, कॉमन प्रॉपर्टी राइट, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। देखो मार्केट फेल वहां होगा जहां पे प्री डिटरमाइंड राइट्स नहीं होंगे, मतलब फ्री राइडिंग प्रॉब्लम होगी, कोई भी उसको यूज कर सकता है, मतलब पब्लिक गुड्स। इस केस में तो आपके फ्री राइड प्रॉब्लम है, मार्केट फेल हो जाएगा। प्राइवेट गुड्स में मार्केट फेल नहीं होते, कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है, सभी यूज कर रहे हैं उसको, तो मार्केट वहां फेल हो जाता है। ठीक, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट एफिशिएंटली वर्क करता है और मार्केट फेल नहीं होती। हाँ, इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो वहां मार्केट फेल हो जाती है, जैसे मोनोपोली एलिमेंट्स वगैरह है। तो जो करेक्ट आंसर है कॉजेज 2 एंड 3। ठीक है, ये यहाँ पे भी करेक्ट है। चलिए, तो कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर एक्सटर्नैलिटी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसके बाद पब्लिक गुड्स है, क्योंकि फ्री राइडिंग प्रॉब्लम होती है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, यू कांट डिनाई। ठीक, नॉन एक्सक्लूडेबल है। मार्केट कंट्रोल, अगर मार्केट में ज्यादा कंट्रोल है, मोनोपोली एलिमेंट्स हैं या ओलिगोपोली एलिमेंट्स हैं, तब भी मार्केट फेल हो जाएगा। ठीक है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, अगेन मार्केट विल कोलैप्स। ठीक है, मार्केट यहाँ पे फेल हो जाएगी। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 इंडिकेटर्स हैं फिजिकल मेजर्स के, काफी इंपॉर्टेंट है ये 4, फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। किसी न किसी सेंस में पब्लिक फाइनेंस में एक क्वेश्चन यहाँ श्योर करके चलिए आप। ठीक है, किसी न किसी सेंस में पूछेगा ही पूछेगा, और ये बहुत इजी है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम रेयर ही होगा कि यहाँ से क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, चलिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। हाँ, टोटल रिसीप्ट में बोरोइंग नहीं होता, ठीक है, लेस देन बोरोइंग। अब देखते हैं कहाँ पे है। सो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट लेस बोरोइंग। ठीक, तो ये हो गया हमारा फिजिकल डेफिसिट। और बजट डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसीप्ट, सो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रिसीप्ट। सो इसका हो गया फर्स्ट। रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट। तो ये कहाँ मिल रहा है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, सो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट लेस देन बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट भी घटा दिया इसमें, तो हमारे पास आ गया प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, फर्स्ट का 3, सेकंड का 1 एंड देन 2 एंड देन 4। सो जो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है यहाँ भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। तो फाइनेंस कमीशन जो है अभी 15th फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, सो जितने भी हेड है, चेयरमैन है, उनको क्रोनोलॉजिकल सेट करना है। ठीक, तो आपको सबसे बेस्ट यही रहेगा जो फर्स्ट 4 है। ठीक है, फर्स्ट 4 वो कर लीजिए और जो लास्ट 4 है, ठीक है, ये कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है,
चलिए थोड़ा सा हम लोग क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। तो केसी न्योजी, ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन थे, और के संथम सेकंड चेयरमैन थे। उसके बाद सेहलेट, ठीक है, जेएम सेहलेट सेवेंथ, और उसके बाद रंगाराजन 12th, और एन के सिंह अभी हैं, ठीक है। सो ये हो गया एन के सिंह 15th फाइनेंस कमीशन। चलिए सेट करिए 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2 एंड 4, सो दैट इज 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 कर लीजिए, ठीक। फर्स्ट के सी नियोजी, के सांथम, ए के चंदा, और के वी राजा मन्नार, ठीक। सो ये डेट सिर्फ याद कर लीजिए, क्योंकि इनकी कई बार ना इनके जो रिकमेंडेशंस हैं या फिर इनकी जो कमिटीज हैं वो भी सेटअप हो जाती है। तो अगर आपको इनकी डेट याद है थोड़ा बहुत, तो आप लोग कमिटीज भी आपको क्रोनोलॉजिकल सेट हो जाएंगी, ठीक है। शायद आगे हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में इनमें से किसी की हम लोग कमिटीज भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर उसके बाद जो लास्ट 4 है ये वाले 12 13 14 15, ठीक है, ये याद रख लीजिए। सी रंगाराजन, विजय केलकर, वाई वी रेड्डी, और के एन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग टैक्सेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, हाँ इजी भी है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से जो एग्जाम हुआ था 2021 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया था, मतलब इंडिविजुअल पूछ लिया है ना। चलिए क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। सर्विस टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हम लोग इसको पढ़ते भी हैं, 1994, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस वाला है, 1860। उसके बाद बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन एक्ट, ठीक है, 2005, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। एक्सपेंडिचर टैक्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर टैक्स काल्डोर वाला टैक्स है, और ये भी यूजीसी नेट में ऑलरेडी आ चुका है। एक्सपेंडिचर टैक्स किसने प्रपोज दिया था या फिर रिकमेंडेशन किसकी थी, ठीक है, काल्डोर की, और 1957 58। और यहाँ पे जो गिफ्ट टैक्स था, ठीक है, ये भी इसी ईयर में आया था, 1958 में। चलिए तो क्रोनोलॉजी सेट हो जाएगी अभी, ठीक। सो क्रोनोलॉजी हमारे पास सबसे पहले हो गया इनकम टैक्स, दैट इज 2, ठीक। तो उसके बाद हो गया 1957, तो हमारे पास जो ये वाला आंसर करेक्ट जा रहा है 3, ठीक है, आंसर 3 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द मूवमेंट फ्रॉम ओल्ड लेवल एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू अ न्यू एंड हायर लेवल इज कॉल्ड। अब थ्योरीज में से क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरीज वाइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, वैगनर हाइपोथेसिस, ठीक है, वैगनर हाइपोथेसिस ये इंपॉर्टेंट है, कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ही थ्योरीज हैं बिल्कुल लिमिटेड, ठीक है, और जो टैक्सेशन से रिलेटेड थ्योरीज हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, ओल्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। कौन सा इफेक्ट हुआ, तीनों में से कौन सा इफेक्ट हुआ, देखो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, ठीक। लोअर लेवल से अपर लेवल पे टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक। सो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, करेक्ट। तो ये तो चीजें आपके टिप पे होंगी आई थिंक, ठीक। तो जो तीन यहाँ पे एस्पेक्ट दिए थे या तीन सेपरेट इफेक्ट दिए थे पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इन्फेक्शन इफेक्ट और कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, जब हम लोग लोअर लेवल ऑफ टैक्सेस और एक्सपेंडिचर से हायर लेवल ऑफ टैक्सेस और एक्सपेंडिचर में जाते हैं, क्योंकि टैक्सेस भी बढ़ता है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, तो पीपल जो है ना उनको ज्यादा चुभता नहीं है, मतलब ज्यादा बर्डन नहीं आता, क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब इनकम भी बढ़ रही है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन इफेक्ट। इंस्पेक्शन क्या होता है, निरीक्षण करना, ठीक। तो कोई भी वॉर एंड अदर सोशल डिस्टर्बेंसेस के कारण अगर इकोनॉमी हिट हुई है तो उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करना, ठीक, जो हमने पहले निगलेक्ट कर लिए थे, ठीक है, इंस्पेक्शन इफेक्ट। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी है इट शुड बी मोर देन द एक्टिविटी ऑफ लोकल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज फास्टर ग्रो होनी चाहिए एज कंपेयर टू स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, बस सिर्फ यही तीन इफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीप्ट इन गवर्नमेंट बजट। पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट है।
एक बात ध्यान में रख लीजिए, कैपिटल रिसीप्ट वो होते हैं जो असेट्स को डिक्रीज करते हैं और लाइबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक, सो चलिए चेक करते हैं। इंटरेस्ट रिसीप्ट ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रिसीप्ट हो रहा है, हमें कुछ पैसा आ रहा है, तो हमारी यहाँ पे रिसीप्ट हम लोग कर रहे हैं, ना तो असेट्स डिक्रीज हो रही हैं, नीदर डिक्रीज इन असेट्स नॉर क्रिएट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही, तो ये रिवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट है। ठीक, उसके बाद डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज से जितना भी हम लोग अर्निंग करते हैं, गवर्नमेंट की अर्निंग है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी तो है नहीं, और असेट्स भी रिड्यूस नहीं हो रहे, लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही, और असेट्स भी डिक्रीज नहीं हो रहे, तो रिवेन्यू रिसीप्ट है ये, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी, ये दो। नेक्स्ट है बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक। अब गवर्नमेंट अगर बोरोइंग करेगी, तो बोरोइंग से देखो क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है, करेक्ट है, बोरोइंग करेगी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे पास कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये करेक्ट है। सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट। अब जो गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइज थे प्राइवेट को बेच दिया, क्या एसेट्स डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है एसेट डिक्रीज। ठीक, तो ये अगर एसेट डिक्रीज हो लाइबिलिटी इंक्रीज हो, तो कौन से रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, तो 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 3 एंड 4, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टैक्सेस इन लिस्ट 1 ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड। अब ये लिस्ट 1 और शेड्यूल कौन सा, ये शेड्यूल है 7 शेड्यूल में। ठीक है, लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं और लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, ये आई थिंक आपको पता होगा। चलिए, तो इसमें से ये बोल रहे हैं कि लिस्ट 1, जाहिर सी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट के टैक्सेस इसमें से कौन कौन से हैं। चलिए एक बार एनालिसिस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। चलिए, टैक्सेस ऑन कंजप्शन ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे है, दैट इज टैक्सेस ऑन कंजप्शन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर ऑन एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड देयरिन। जितने भी एडवर्टीजमेंट वगैरह पे न्यूज़पेपर खर्च होता है, ठीक है, वो कहाँ पे, वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में आता है, लिस्ट 1 में। ठीक है, तो ये है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू एसेट्स, तो जितना भी कैपिटल वैल्यू एसेट्स है, ठीक है, वो भी कैपिटल गेन, वो भी कहाँ आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट टू सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, ठीक है, सक्सेशन ड्यूटीज जितना भी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लिस्ट 1 में आता है। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, थर्ड पॉइंट। चलिए एक बार अभी 2 मिनट यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, सिर्फ ये देख लेते हैं कि रिवेन्यू पावर जो है सेंटर का, उसमें कितने टैक्सेशन है। देखो 12 टैक्सेशन है यूनियन गवर्नमेंट के पास, और उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट 1 7th शेड्यूल। पहला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला पार्ट क्या है, टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन। टैक्सेस भी खुद लिवाइड किया, लगाया भी खुद ही, खैर जितने भी टैक्सेस है लगाएगी तो ये इंपोज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही। ठीक है, यहाँ यूनियन गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, और प्रॉफिट जो है रिटेन कर लिया यूनियन के पास ही, खुद इंपोज किया, खुद कलेक्ट किया, खुद अपने पास रख लिया। कौन कौन से 3 है, CCC, मतलब कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड टैक्सेशन ऑन कैपिटल वैल्यू असेट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जिसको बोलते हैं। तो ट्रिक याद रखना, CCC। गवर्नमेंट क्या करती है, खुद ही इंपोज करती है, खुद ही कलेक्ट करती है, खुद ही रख लेती है। दूसरी कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी जिसमें लिवाइड इंपोज सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन शेयर किसके साथ कर देगी, स्टेट के साथ। कौन कौन से हैं, 4 टैक्सेस हैं, जैसे टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, ड्यूटीज ऑन टबैको, टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर एंड एडवर्टीजमेंट जिसको हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, टैक्सेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये 4 ऐसे हैं जिनको लिवाइड भी करेगी, खुद इंपोज भी करेगी और कलेक्ट भी करेगी, लेकिन शेयर कर देगी। ठीक है, शेयर स्टेट के साथ कर देगी। और पहले में क्या था, लिवाइड भी कर रही है और कलेक्ट भी कर रही है, और अपने पास उसको रिटेन, मतलब जितना भी है अपने पास रिटेन कर रही है। तीसरी कैटेगरी, टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, लिवाइड भी किया प्लस कलेक्ट भी किया, और जितना भी अमाउंट था टोटल का टोटल अमाउंट दे दिया किसको, स्टेट को। ठीक है, टोटल अमाउंट स्टेट को दे दिया। कौन कौन से टैक्स, 3 टैक्स, टर्मिनल टैक्स मतलब टैक्सेस ऑन रेलवे फ्लीट, सक्सेशन एंड स्टेट ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, जिसको डेथ ड्यूटी, जिसका कोई नॉमिनी नहीं है तो वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। फिर उसके बाद एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये टोटल शेयर किसको दे देगी,
होल अमाउंट सेंड टू स्टेट। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी में दो टाइप के टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस लिवाइड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड बाय स्टेट। ठीक है, यूनियन इंपोज कर रहा है और स्टेट कलेक्ट कर रहा है। तो दो तरह के, स्टाम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड मिक्स्ड ड्रग्स मेडिसिन वगैरह। अब इन 12 टैक्सेस को छोड़ के जितने भी टैक्सेस हैं वो सब आ गए लिस्ट 2 में। तो आपको क्या जरूरत है करने की, ये सिर्फ 12 टैक्स। ठीक है, और अगर 12 टैक्स आपने याद कर लिया तो बाकी जितने भी टैक्स हैं वो सब आ जाएंगे आपके रिवेन्यू पावर ऑफ द स्टेट में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, what percent of state's fiscal deficit of gross state domestic product will be tied to power sector reforms as per union budget fiscal year 23। बजट अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और बजट में हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी प्रिपेयर किए थे, अगर वो भी किए हुए तो ये आंसर वहीं से आपका मिल जाएगा। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने, उनको बोला गया है सेंटर ने कि जितना भी स्टेट का जीडीपी होगा उस जीडीपी का कितना परसेंट, ठीक है, आपका पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में खर्च होना चाहिए। करेक्ट, माइंड में इंडिकेट कर गया होगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या है, 0.5%। 0.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए खर्च करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, the 15th finance commission has recommended that the state be given 41% of डिवाइजिबल पूल। लास्ट 2021 में जो क्वेश्चन था उसमें पूछा हो गया था कि कितना परसेंट डिवाइजिबल पूल रखा गया है स्टेट्स के लिए 15th फाइनेंस कमीशन में। ठीक है, तो इस बार थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। ऑफ द सेंटर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट परसेंट टू प्रोवाइड द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड 21-22 टू 25-26। ठीक है, तो 15 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग कितना परसेंट का जो एडजस्टमेंट रखा गया है जेएनके और लद्दाख जो न्यू यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड यूटीज वगैरह फॉर्म्ड हुए। ठीक है, माइंड में इंडिकेट कर गया होगा लास्ट टाइम कितना परसेंट था ये 14 फाइनेंस कमीशन में 42% था, तो एडजस्टमेंट कितने परसेंट का हुआ 1% का। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज 1। तो 42% शेयर क्या था 14 फाइनेंस कमीशन और 41% जो 15 फाइनेंस कमीशन ने सेट किया और जो एडजस्टमेंट किया गया वो 1% का। ठीक, न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज जेएनके एंड लद्दाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बार बार आता है। 4 टैक्सेस कमिटीज हैं। ठीक है, जहां कमेटी, चिलिया कमेटी, माथुर कमेटी और वांचू कमेटी। तो ये क्वेश्चन आपके डबल डबल रिपीट हो रहे हैं। मतलब जहां कमेटी किसने दी थी, ये जहां कमेटी किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये भी कंप्लीट हो रहा है और इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो भी हम लोग करेंगे अभी। तो कुल मिला के आपका यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी बन जाएंगे। यार इतना डीप नहीं पूछता कि इसमें क्या क्या था, इतना नहीं पूछता। ठीक है, इन कमिटीज में क्या क्या था। चलिए सेट करते हैं क्रोनोलॉजी। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन सबसे पुरानी है 1953। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी वांचू कमेटी, क्या टाइमिंग है थोड़ा मेंशन करेंगे। टाइमिंग करेक्ट 1971। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी जहां कमेटी की टाइमिंग क्या है थोड़ा मेंशन करेंगे, कितना 1976 77। ठीक, उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी आरजे चिल्हा कमेटी कितना 1991। चलिए सेट करते हैं आगे। सबसे पुरानी है आपकी टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन माथुर कमेटी। ठीक, सी। उसके बाद है हमारा डी। ठीक है, सी डी एंड देन ए एंड देन बी। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। ठीक, तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ से भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक, सो लास्ट टाइम भी हमारे जो यूट्यूब की फ्री की वीडियोस है ना, ये यहाँ से काफी बेनिफिट हुआ था बच्चों को जो सीरियस है ना, वो सीरियसली यहाँ पे एंगेजमेंट मिलता है उनका। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। और थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, हम लोग ज्यादा एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अभी। फॉर द यूनियन बजट 2020 to 23 अरेंज द फॉलोइंग बजट एस्टिमेट्स। क्या दिया हुआ है, रिवाइज नहीं है, बजट एस्टिमेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन जीडीपी।
बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट ये दोनों ही कर लीजिएगा, ठीक है। रिवाइज्ड कहाँ होगा, 2021-22 का रिवाइज्ड होगा, और जो अभी ईयर चल रहा है 2022-23, ठीक है, वो होगा आपका एस्टिमेट, ठीक, बजट एस्टिमेट। और रिवाइज्ड एस्टिमेशन में से ज्यादा पूछता है वैसे क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा 2021-22 वाला। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्रोनोलॉजी सेट करनी है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले बताएंगे रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ठीक। तो शुरू करते हैं फिस्कल डेफिसिट से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कितना है अभी, 6.4। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2.8। और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट 2.6 जो बजट एस्टिमेट है, और रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, 3.8। ठीक, चलिए, तो सेट कर लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले प्राइमरी डेफिसिट आएगा, ठीक, और सबसे पहले इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट आएगा क्योंकि 2.6 है, ठीक, दैट इज सेकंड। उसके बाद आएगा प्राइमरी डेफिसिट थर्ड, उसके बाद 1 एंड देन फोर्थ, so that is 2 3 1 2 3 1 4, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं कितना, 6.4 फिजिकल डेफिसिट, और रिवेन्यू डेफिसिट 3.8, 2.8 प्राइमरी डेफिसिट, और 2.6 इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इस बार ऐसा हुआ है कि इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट से थोड़ा नीचे गया है बजट एस्टिमेट्स में। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला डाटा जो रिवाइज्ड एस्टिमेशन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए या फिर कहीं पे, ठीक है, या याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। 6.9, 4.7, 3.7, 3.3। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द होल इंसिडेंस ऑफ सेल टैक्स विल बी ऑन सेलर व्हेन। जितना भी टैक्स का इंसिडेंस है, इंसिडेंस क्या होता है, फाइनल मनी बर्डन, ठीक है। फाइनल मनी बर्डन किस पे आ रहा है, सेलर पे आ रहा है, कब, क्योंकि टैक्सेस का बर्डन डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, ठीक। तो अब यहाँ कह रहे हैं जितना भी होल इंसिडेंस है सेल टैक्स का, सेलर पे कब आएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दिखा करोगे इलास्टिसिटीज, और इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि लेवल अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन कितना है, ठीक है, बायर के केस में भी और सेलर के केस में भी। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे सेलर के पास ज्यादा बर्डन आ रहा है, सो द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो बायर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो ए के पास बी सी डी, मतलब इन्फिनिट उसके पास इलास्टिसिटी है, सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा है। तो अगर क्या होगा, एक सेलर, सेलर ए टैक्स बढ़ाएगा तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है सारा का सारा बर्डन इस सेलर पे आ जाएगा, क्योंकि बायर किस पे शिफ्ट कर जाएगा, बी के पास, ठीक है। टैक्सेस से प्राइस बढ़ जाएगा, बायर यहाँ खरीदेगा नहीं, दूसरे के पास शिफ्ट करेगा, तो टैक्स का बर्डन पूरा किसके पास आ जाएगा, सेलर के पास, ठीक। तो अब हमारे पास जो करेक्ट आंसर बना यही, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। सो फर्स्ट वन आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लिंडाल टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इन विच, सो इरिक लिंडाल का जो कॉन्सेप्ट है बेनिफिट प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट, अगर पढ़ा है तो इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा राइट आंसर क्या है, ठीक है। लिंडाल टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इन विच इंडिविजुअल पे फॉर प्राइवेट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट्स, individual pay for public goods according to their marginal benefits, individual pay for public goods willingness to pay, and public goods एवरेज यूटिलिटी। देखो एवरेज यूटिलिटी वगैरह तो ये लिंडाल को यूज करता नहीं है, ठीक है, और प्राइवेट गुड्स की भी बातें करता नहीं है यहाँ पे, ठीक, इसको भी काट दीजिए। सो पब्लिक गुड्स और मार्जिनल बेनिफिट की बात करता है, सो इंडिविजुअल पे फॉर पब्लिक गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट्स, ठीक है। तो अगर सोशल मार्जिनल बेनिफिट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट या फिर जो बर्डन है वो अगर इक्वल होगा, वहां पे जो इंडिविजुअल है वो सेटिस्फाई फील करेगा, ठीक है। इंडिविजुअल जो पे फॉर पब्लिक गुड्स है इट शुड बी इक्वल टू देयर मार्जिनल बेनिफिट, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द इंटरमीडिएट लेयर इन द 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। अब देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है ये शॉर्ट रन में काम करता है या फिर लॉन्ग रन में काम करता है,
ठीक है, तो शॉर्ट रन में ये काम करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है, नाबार्ड तो नहीं है अभी, ये 3 इसके लेयर्स हैं, ठीक है। तो शुरू कहाँ से होते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर, फिर आते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव, फिर आता है स्टेट कोऑपरेटिव। स्टेट कोऑपरेटिव यहाँ एपेक्स माना जाता है, हाईएस्ट बॉडी मानी जाती है, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में। और इंटरमीडिएट जो मानी जाती है वो सेंट्रल, ठीक है, इंटरमीडिएट। और जो लोअर है, ठीक है, वो मानी जाती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। चलिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इंटरमीडिएट, वो है आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें 3 भागों में डिवाइड होती हैं, स्टेट, सेंट्रल कोऑपरेटिव और प्राइम, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो जो एपेक्स मानी जाती है स्टेट कोऑपरेटिव्स, और सेंट्रल कोऑपरेटिव्स माने जाते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं बेसिकली, ठीक है, ये माने जाते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट। और लोअर लेवल की प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लोकल लेवल पे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, which among the following is the biggest expenditure for the government in fiscal year 22? सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल ईयर 2022, जो लास्ट फिजिकल था, मतलब 21-22 में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हुआ है? राइट आंसर की तरफ चलते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट पेमेंट। कितना खर्च कर रही है ये भी देख लेते हैं, ठीक, तो कितना खर्च कर रही है? 20%। और ये वाला क्वेश्चन आपका ना 2015 या 16 में चेक करना, यूजीसी नेट के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा हमें इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि डेप्थ ही इतना है जीडीपी का, ठीक, तो वहां पे हमें जीडीपी टू डेप्थ रेशियो चेक करना आप कितना है, तो अगर डेप्थ ज्यादा है तो इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक। इसको बोलते हैं लगाड़ इकोनॉमी, जब हम लोग ज्यादा पेमेंट करते हैं अपनी डेप्थ को चुकाने के लिए, पैसे चुकाने के लिए। चलिए, सो इंटरेस्ट पेमेंट करेक्ट 20% लगभग। अगेन बजट से ही क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर फिजिकल ईयर 22? अब अगर एक्सपेंडिचर पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट पे हो रहा है तो पैसा सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, ठीक। चलिए, तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में माइंड में इंडिकेट कर गया होगा कि सबसे ज्यादा पैसा कहां से कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोग सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज भी तो ले रहे हैं। बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज 35-36% है टोटल, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो जीएसटी का अभी 16%, इनकम टैक्स 15 और कॉर्पोरेशन टैक्स भी 15%। पहले क्या होता था? कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, इनमें दोनों में कंपटीशन होता था, अब दोनों इक्वल पे आ गए हैं। चलिए, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक। तो बोरोइंग इन अदर लाइबिलिटीज देखो 35-36% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जो भी एक काफी ज्यादा है, ठीक। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। फिर हो गया इनकम टैक्स 15, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स 15, और फिर हो गया आपका जीएसटी दैट इज 16। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टैक्स कलेक्शन अकॉर्डिंग टू बजट 2022। अगेन जो लास्ट स्लाइड थी ना उसी के ऊपर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन भी, तो आई थिंक आप इसको इजीली आंसर कर पाओगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे ज्यादा इनकम कौन अर्न कर रहा था? जीएसटी कितना? 16%। इनकम टैक्स कितना कर रहा था? 15%। एक्साइज ड्यूटी जो है अप्रोक्स 7-8%। कस्टम्स अप्रोक्स 5%, ठीक। चलिए, जीएसटी 16 तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले जीएसटी फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ एंड देन 2, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम। तो यहाँ पे जीएसटी से 16%, उसके बाद इनकम टैक्स 15, यूनियन एक्साइज 7, और उसके बाद हो गया कस्टम्स 5%। अगेन क्वेश्चन नंबर 21, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो इसमें कुछ कमिटीज दी हुई हैं और कमिटीज के जो एरियाज हैं उनको दिए हुए हैं। सो दत्त कमेटी, वोंचू कमेटी, राजा मनर कमेटी और रंगाराजन कमेटी। सो रंगाराजन और राजा मनर ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सो अगर आपकी इनको टाइमिंग पता है तो आप क्रोनोलॉजी भी सेट कर सकते हो, अगर क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। चलिए, तो जो इजी है सबसे पहले उसको सेट करिए। वंचू कमेटी आपको पता है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में किया था, सबसे इजी है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जो बी का है बी होना चाहिए, सो बी का बी, मतलब दूसरे का
इन दोनों में है, तो आंसर इन दोनों में से निकल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इजी है उसको सेट करिए, जैसे रंगाराजन है, पहले भी बहुत बार पूछ चुका है, डिसइन्वेस्टमेंट से इनकी जो रिकमेंडेशन है या जो एरिया है वो डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ का फोर, ठीक है, फोर्थ का फोर भी दोनों में है। और नेक्स्ट जो दत्त कमेटी है ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से जुड़ी है, और उसके बाद जो राजा मन्नर कमेटी है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल मैच कर रहे हैं आपने सामने। ठीक, तो 1 2 3 4, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, और इनकी जो टाइमिंग से ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, थ्योरीज में से क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेंड टू एक्सपेंड, दिस इज कॉल्ड विच लॉ। ठीक, तो मतलब क्या कह रहा है कि शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो शेयर है जीडीपी में बढ़ रहा है, या गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है वो जीडीपी में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ रही है। ठीक, तो ये कौन सा लॉ है? वैगनर्स लॉ, पिको वाइसमैन लॉ, एडम स्मिथ लॉ, या एडम स्मिथ थ्योरी, या फिर ब्रेटन वुड्स लॉ। ऐसा ब्रेटन वुड लॉ या फिर एडम स्मिथ थ्योरी, ये तो कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, वैसे ही ऐड किए मैं बस ऑप्शन पूरे करने के लिए। ठीक, जो थ्योरीज मैच करती हैं हमारी, वैगनर और पिको वाइसमैन। पिको वाइसमैन भी 3 इफेक्ट है, उसके बाद बात नहीं करी। वैगनर्स इफेक्ट, जो वैगनर्स लॉ है वो इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। ठीक है, स्टेट जो सेंट्रल का या फिर जो गवर्नमेंट का एक्टिविटीज है वो थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए, जैसे शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेंड टू एक्सपेंड। ठीक, फर्स्ट वन करेक्ट। सो ये टैगलाइन याद कर लीजिएगा, ऑब्जर्वेशन दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एज नेशनल इनकम राइजेस। जैसे ही नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। सो दैट इज वैगनर्स लॉ, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स डील्स विद, कौन सा है स्टैट्यूटरी इंसिडेंस? स्टैट्यूटरी इंसिडेंस होता है फाइनल मनी बर्डन। ठीक है, जिसपे ये इंपोज हुआ है उसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए राइट आंसर ढूंढिए, इसमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? चलिए, तो राइट आंसर है द पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। ठीक है, जिसपे इंपोज हुआ है वही पे करेगा। सो ये दो चीजें देखिएगा, एक होता है करापात, एक होता है कर आपतन, पता हिंदी में बोलते हैं उसको, मतलब इम्पैक्ट, और एक इंसिडेंस। ठीक है, दो चीजें होती हैं। अब जो इंसिडेंस है, ठीक है, इंसिडेंस का मतलब है फाइनल मनी बर्डन। ध्यान में रखिएगा, फाइनल मनी बर्डन। अब ये मनी बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक, फाइनल मनी बर्डन। अब जो दूसरा इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या होता है? इनिशियल बर्डन, इनिशियल बर्डन होता है। ठीक है, इनिशियल बर्डन कहने का मतलब है कि इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बर्डन जो है शिफ्ट हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डिस्क्रिशनरी फिस्कल एक्शन। तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, वहीं से क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक होता है बिल्ट इन स्टेबलाइजर, एक होता है डिस्क्रिशनरी फिस्कल मेजर। ठीक, तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल मेजर का मतलब क्या है? चलिए, तो एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर होता है वो अपने आप होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी होता है डेलिबरेटली, जानबूझ के। ठीक है, जो गवर्नमेंट खुद करती है। सो दैट राइट आंसर की तरफ चलते हैं। अ मैनेज्ड चेंज इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट टैक्स रेवेन्यू। तो जो चेंज कर रही है गवर्नमेंट खुद डेलिबरेटली कर रही है, टैक्स रेट में भी और एक्सपेंडिचर में भी। ठीक है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और जब ऑटोमेटिक चेंज आएगा, ऑटोमेटिक चेंज आएगा तो उसको बोलेंगे बिल्ट इन स्टेबलाइजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप देखोगे तो आरबीआई के पास अभी 650 बिलियन यूएस डॉलर का स्टॉक है, मतलब इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसमें से सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा है? गोल्ड, लोन्स, उसके बाद डोमेस्टिक करेंसी या फॉरेन करेंसी एसेट्स। ठीक, तो जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? फॉरेन करेंसी एसेट्स। ठीक है, जो मेजर प्रोपोर्शन है वो है ये, और कुछ प्रोपोर्शन में एसडीआर भी है। ठीक है, एसडीआर।
और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था एसडीआर किसका पार्ट होती है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल स्टॉक की तरह ही है वो भी। चलिए, तो यहाँ पे एक तो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, ठीक है, सो 536.6 बिलियन आउट ऑफ विच 359.8 बिलियन क्या है यहाँ पे टोटल जो फॉरेन करेंसी असेट्स है वो है, मतलब मेजर पोर्शन है। उसके बाद गोल्ड हो गया, उसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर के, और रिजर्व पोजीशंस इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। चलिए, टोटल ये थे क्वेश्चन 25, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज फॉरेन करेंसी असेट्स। चलिए, तो 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट करेंगे 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज इंडियन इकोनॉमी। तो पब्लिक फाइनेंस से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, थोड़ा सा ये बात अभी एक बार कमेंट कर देंगे कि कितने क्वेश्चंस ठीक हुए आउट ऑफ 25, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग इंडियन इकोनॉमी से करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। चलिए, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।